वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। सुबह होते ही एक बुढ़े साधु ने ठाकुर बारी का गेट खोला। पुलिस ने अंदर जाके देखा तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि वो सब वहां से भाग चुके थे। ठाकुर बारी बिल्कुल खाली पड़ी थी। बूढ़े बाबा से महंत और पुजारियों के बारे में पूछने लगे तो उसने कुछ नहीं बताया। यही कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। उस बाबा की 80 साल की उम्र को देखते हुए दरोगा ने जबरदस्ती पूछताछ करना ठीक नहीं समझा। सारे कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, पर किसी में हरिहर काका नहीं मिले। भाइयों को चिंता होने लगी। बहुत पैसे देके पुलिस लाए थे, ना ही साधु पकड़ में आया और ना ही हरिहर काका का कुछ पता चला। एक कमरे पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये देखकर पुलिस ने पूछा, इसमें क्या है? जवाब मिला, अनाज है जी। तभी उस कमरे से कुछ आवाज आती है। पुलिस उस कमरे का ताला तोड़ती है और अंदर जाती है। उसके अंदर देखा तो हरिहर काका मिले। जिस हालत में वो मिले, उस हालत को देख के भाइयों का खून खौल उठा। अगर कोई वहां मिल जाता ना, उसकी ऐसी तैसी कर देते। काका के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। वो घिसड़ घिसड़ के दरवाजे तक आए और पैर से दरवाजे को धक्का मार के पुलिस को चिताया कि अंदर कोई है। काका को आजाद किया गया। उसके बाद काका ने महंत और साधुओं की काली करतूत बताई। जो बयान दिए गए उनमें केवल साधुओं के प्रति घृणा और नफरत थी। और काका ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ कागजों पर जबरदस्ती मेरे अंगूठों के निशान ले लिए। काका दोबारा अपने भाइयों के साथ घर वापस आ गए। अब की बार काका को पूरी सुरक्षा में रखा गया था। एक बहुत ही कीमती चीज हीरे की तरह संभाल कर हवेली के बिल्कुल अंदर छिपा कर रखा गया। रिश्तेदारी में जितने दमदार पहलवान थे सबको बुला लिया गया। हथियारों का भी इंतजाम कर लिया गया और अब से शुरू हो गई थी काका की पहरेदारी। काका को कहीं बाहर जाना होता तब भी उनके साथ हथियारों से लैस 4-5 आदमी जाते। गांव वाले अब 2 हिस्सों में बट गए, आधे महंत की तरफ और आधे हरिहर काका के परिवार की तरफ। हरिहर काका जो पहले भोले भाले सीधे किसान थे, अब वो चतुर और सब समझने वाले ज्ञानी बन चुके थे। परिवार वाले जो कभी पूछते तक नहीं थे, आज वो सुरक्षा, आदर, सम्मान दे रहे थे। ये सब हरिहर काका की जमीन जायदाद के कारण हो रहा था। इसी तरह महंत भी बिना मेहनत किए धन कमाना चाहता था। वो धर्म की आड़ में भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। काका को ये सारी बातें समझ में आ रही थी और उन्होंने पक्का मन बना लिया था कि वो अपने जीते जी तो किसी को अपनी जमीन नहीं देंगे। भाइयों ने जमीन अपने नाम लिखवाने के लिए और ज्यादा जोर डालना शुरू कर दिया। धमकाने और डांटने लगे, पर इन सब का भी काका पर कोई असर नहीं पड़ा। भाइयों की चिंता बढ़ती चली गई। अब एक रात उन्होंने भी मेहनत वाला तरीका काका पर आजमाया। वो बोलते हैं, या तो चुपचाप इन जमीन के कागजों पर अंगूठा लगाकर ये जमीन हमारे नाम कर दे, वरना तुझे मारकर घर के किसी कोने में गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा हरिहर काका कोई था भी। अपने सगे भाइयों का ये रूप काका ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उसके अपने भाई जमीन के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। पर अब ये हरिहर काका के लिए कोई नई बात नहीं थी। अगर उनके साथ ये सब पहली बार हो रहा होता तो वो थोड़े डर जाते, परंतु ऐसा उनके साथ पहले हो चुका था। पर अब हरिहर काका को इस बात का ज्ञान हो चुका था कि जब तक वो अपनी मर्जी से कागजों पर अंगूठों के निशान नहीं लगाएंगे तब तक उन्हें कोई नहीं मारेगा। काका जोर से चिल्लाने लगे, मैं अकेला हूं, तुम सब मार दो मुझे, मर जाऊंगा, लेकिन जमीन तुम्हें नहीं लिखूंगा। भाई बोलते हैं,
देखते हैं कैसे नहीं लिखेगा, हंसकर या रोकर, लिखनी तो हमारे नाम पर ही पड़ेगी। हरिहर काका की भाइयों के साथ हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अकेले थे और वो ज्यादा, तो काका जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाज पड़ोसियों तक जा पहुंची जो महंत की तरफ थे। उन्होंने ये घटना महंत को बता दी। अब भाइयों को लगा उन्हें भी महंत की तरह काका के मुंह में कपड़ा ठूस देना चाहिए था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। काका के साथ मारपीट की जानकारी सबको पता लग गई थी। काका के भाई आस पड़ोस के लोगों को यही समझा रहे थे कि ये हमारे घर का मामला है, और फिर महंत जी पुलिस के साथ वहां आ पहुंचे। पुलिस के आते ही घर का मामला खत्म हो गया। चलो अब मैं भी अपने बड़े भाई के साथ कुछ घर का मामला सेटल करके आता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। या आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं। हैं? दोबारा बोलियो। अरे कुछ नहीं भैया। Why can't I do this?